हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे होता है और इसे कैसे मेज़र किया जाता है और हमारी जो लाइफ है वो कैसे बेहतर हो सकती है। तो इस चैप्टर को हम बड़ी ही आसान वे में एनिमेशन के साथ ख़त्म करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी ये प्लेलिस्ट में ऐड हो जाए और आप इसको जब भी चाहे रिवीजन के टाइम देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट का क्या मतलब है तो आप सब सोचेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना या फिर बड़ी बड़ी रोड्स बनना डेवलपमेंट है, या रेलवे बनना या बड़े बड़े स्कूल बनना ये डेवलपमेंट है, या फिर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनना ये डेवलपमेंट है। तो सबके मन में डेवलपमेंट को लेके अलग अलग थॉट्स आएंगे, लेकिन आप डेवलपमेंट को एक लाइन में डिफाइन कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज का उससे पहले की कंडीशन से ज्यादा बेहतर हो जाना वो क्या डेवलपमेंट कहलाता है। आ गया समझ में? अब देखिए, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि एक फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके जो अनाज है, गेहूं है, उसके दाम उसको ज्यादा मिल जाए तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो हायर प्राइस फार्मर की क्रॉप के लिए उसके लिए डेवलपमेंट गोल है। अब वहीं हम बात करते हैं एक लेबर की, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको जो सैलरी मिलती है वो ज़्यादा मिल जाए, उसकी आज की दिन की एक दिन की जो सैलरी है वो थोड़ी और ज़्यादा मिल जाए, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है। अब मान लीजिए एक लड़का है, उसको कार चाहिए, तो कार उसके लिए एक डेवलपमेंट गोल है। अगर हम वहीं बात करते हैं एक लड़की की, उसको सिंगर बनना है, तो सिंगर बनना उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल है। तो इससे आपको पता चला कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं, यानी डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। आपके क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों देखिए, किसी एक व्यक्ति के लिए उसका डेवलपमेंट गोल है, वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि एक डैम बन जाए, उससे क्या होगा, हमें अच्छी से इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, वाटर सप्लाई अच्छी हो जाएगी। लेकिन डैम बनने से जो जंगल वगैरह काटे जाएंगे, जो आसपास के जो ट्राइबल लोग हैं उनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए मुसीबत है ये। तो यही मैं बता रहा हूँ कि एक के लिए कोई डेवलपमेंट हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट ही हो, बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। अब हमारा अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। तो दोस्तों सबके जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में एक कॉमन गोल सबका होता है, वो है इनकम। जो इनकम गोल होता है वो सबका कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए फार्मर है, उसको अपने क्रॉप के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, वो इनकम चाहिए। अब वहीं पर एक लेबर है, उसको अपने एक दिन से ज़्यादा सैलरी चाहिए। अब वहीं पर बिजनेसमैन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो सब में क्या इनकम कॉमन है। एवरीबडी वॉन्ट्स मोर इनकम। तो मतलब इनकम एक ऐसा गोल है जो सबके लिए क्या है, सेम है। और हम ये भी बोल सकते हैं एवरीबडी वॉन्ट्स मोर मनी। सबको क्या पैसे चाहिए, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा उसका उतना ही डेवलपमेंट। मगर दोस्तों ये रियलिटी है कि पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब देखिए, सबके जो गोल्स होते हैं, एक तो दो तरीके के गोल्स होते हैं। पहला क्या होता है, मटेरियलिस्टिक गोल्स, मतलब ऐसे गोल्स जिनको हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे कि घर हो गया, कार हो गई, क्लॉथ हो गए, फ्रिज हो गया। तो ये सब मटेरियलिस्टिक है, मतलब हम इनको पैसों से खरीद सकते हैं। और दूसरे हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, मतलब ऐसे गोल्स जिनको हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, लव, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण रूप से डेवलपमेंट करना है तो उसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल की जरूरत नहीं है, बल्कि नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी कहीं बाहर अमेरिका में जॉब लग जाती है। अब वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या इक्वालिटी नहीं मिल रही, उसे जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही, उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही। तो क्या वो व्यक्ति अपने आप को डेवलप फील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई पैसे ही सब कुछ नहीं होता, पैसा कमा लेगा, रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी, है ना? तो सब कुछ जरूरी नहीं होता पैसा इतना, हमें क्या रिस्पेक्ट भी चाहिए रहती है। जो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Money is not enough for development. In fact, for proper development, people look at on both materialistic goals as well as non-materialistic goals. मतलब व्यक्ति को जब अपना वो डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ पैसे से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसको नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें मटेरियलिस्टिक गोल और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल दोनों की जरूरत पड़ती है।
तो जो हमारा टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स, वो भी हमें यही बता रहा है इनकम तो जरूरी है ही, लेकिन अदर गोल्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। मतलब हमने अब तक पढ़ा था कि एक व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि पूरे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि कंट्री में अगर रोडें अच्छी होंगी तो क्या देश का डेवलपमेंट है। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। वहीं पे कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पेट्रोल का दाम कम होगा जब देश का डेवलपमेंट होगा। तो जैसे अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग था, वैसे ही देश के डेवलपमेंट के लिए भी अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नेशन टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट। अगर लोगों के अलग अलग विचार होंगे तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या डेवलपमेंट जब भी हम करते हैं तो इस प्रकार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो सके और कम से कम नुकसान हो। तो दोस्तों आपने अब तक ये समझ लिया कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना। मतलब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। मतलब अगर जैसे कि किसी देश के जो नागरिक है उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों का डेवलपमेंट ही नेशन का डेवलपमेंट है। अब लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनको मेडिकल केयर मिलेगी अच्छे से, उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का डेवलपमेंट होगा। और लोगों का डेवलपमेंट होगा तो देश का भी डेवलपमेंट होगा। आ गया समझ में। अब आपका अगला टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। अब देखिए आपने कई जगह सुना होगा कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप्ड नहीं है। तो ये पता कैसे चलता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है और कोई कंट्री डेवलप्ड नहीं है? तो इसका पता चलता है इनकम के बेसिस पर। मतलब कोई देश कितना ज़्यादा कमाता है उससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। और ध्यान देना मैंने बोला है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। मतलब जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर करने के लिए। और भी तरीके होते हैं कंपेयर करने के लिए, लेकिन जो इनकम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपने देख लिया कि कंपेयर करने के लिए इनकम जरूरी है, लेकिन वो कौन सी इनकम है? वो है पर कैपिटा इनकम। इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है उस देश में रहने वाला प्रति व्यक्ति सालाना कितने पैसे कमाता है, तो वो है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम बोलते हैं हिंदी में प्रति व्यक्ति आय। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। मतलब उस देश ने कितनी इनकम है उस देश की, उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई देश है और उसमें 4 लोग रहते हैं। अब जो ए है वो 3 रुपये कमाता है, बी है वो 7 रुपये, और जो सी है वो 2 रुपये कमाता है, डी है 4 रुपये कमाता है। तो अब इसको क्या फॉर्मूले में डालिए। अब क्या टोटल इनकम, तो सबकी इनकम को ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड कर देंगे तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 16 रुपये हो जाएंगे। अब पॉपुलेशन देखिए 4 लोग हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है इनकी, 4 रुपये। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है और इसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि पता कैसे चलता है कि कौन सा देश डेवलप है। तो जो वर्ल्ड बैंक होता है वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो 2017 की अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोई भी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $12,056 से ऊपर है तो वो कंट्री रिच कंट्री कहलाएगी। और अगर कोई कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम $955 से भी कम है तो वो कंट्री पुअर कंट्री कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $1820 पर एनम। अगर हम देखें तो जो इंडिया है वो लो मिडल इनकम कैटेगरी में आती है, यानी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। आया समझ में? तो जो जितनी भी रिच कंट्रीज़ होती हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं, पर जो मिडल ईस्ट कंट्री हैं और जो स्मॉल कंट्री है उनको छोड़कर। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनकम होती है वही एक क्राइटेरिया नहीं होती है किसी भी कंट्री को डेवलप कहने के लिए। और भी सारे क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी। इन सब पर भी जो नेशनल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया।
मतलब इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो इसे हम कुछ स्टेट के एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि हरियाणा, केरला और बिहार। अब सबसे पहले हम इन स्टेट की पर कैपिटा इनकम को देखेंगे। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 1,80,174 रुपीज़। केरला की पर कैपिटा इनकम है 1,63,475 रुपीज़। और बिहार की पर कैपिटा इनकम है 34,409 रुपीज़। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि हरियाणा बहुत ज़्यादा ही डेवलप है, लेकिन जैसे कि हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो हम इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी देखेंगे, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इन क्राइटेरिया को भी हमें इंक्लूड करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इसका मतलब होता है इट्स इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोजल ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रंस बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इसका मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं, वो भी 1 साल कंप्लीट करे बगैर। तो ये हमें बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30, केरला की है 10 और बिहार की है 35। अब देखिए, अब केरला की जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम है, तो यानी केरला इस फील्ड में दोनों स्टेट से आगे है। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी 7 साल या उसके ऊपर के एज ग्रुप के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, हरियाणा की लिटरेसी रेट है 82, मतलब 82% लोग हरियाणा में पढ़े लिखे हैं। अब केरला की बात करते हैं तो वहाँ पे लिटरेसी रेट है 94, मतलब 94% लोग पढ़े लिखे हैं। और बिहार में है लिटरेसी रेट 62। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जितने ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा वहाँ के लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। अब देखिए, इस फील्ड में भी केरला इन दोनों स्टेट से आगे है। अब हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ सेम एज ग्रुप। इसका मतलब ये है, जो 14 और 15 साल के बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं। अब अगर हम हरियाणा के नेट अटेंडेंस रेशियो को देखें तो वो है 61, मतलब हर 100 बच्चों में से सिर्फ 61 बच्चे ही स्कूल जाते हैं। अब हम केरला में देखें तो वो है 83, मतलब 100 बच्चों में से 83 बच्चे केरला में स्कूल जाते हैं। और अगर हम बिहार में देखें तो वो है 43, मतलब हर 100 बच्चों में से 43 बच्चे ही स्कूल जाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं बिहार में आधे बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं। अब आप इस डाटा को ध्यान से देखिए। अब देखिए, जो हरियाणा है भले ही उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो बाकी क्राइटेरिया पे खड़ा नहीं उतरा है, बाकी सब चीज़ों में वो पीछे है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जब भी डेवलपमेंट को देखना है तो सिर्फ इनकम के बेस पे नहीं देखना है, हमें हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पे भी हमें देखना चाहिए, जब भी हम कह पाएंगे कि वो पूर्ण रूप से डेवलप है। अब आप देख ही सकते हैं जो केरला है वो बाकी सब फील्ड में आगे है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। आया समझ में? अब इससे जुड़ी बहुत अच्छी लाइन है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इसका मतलब ये है, आपकी जेब में जो पैसा है उससे आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते जो आपको अच्छे जीवन जीने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो क्या आप पैसे से वो खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। अगर आपके यहाँ पॉल्यूशन है तो आपको पॉल्यूशन में ही रहना पड़ेगा। सिमिलरली, आप पैसों की मदद से इन्फेक्शन होने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो तो पूछेगा नहीं कि आप अमीर है कि गरीब है, वो तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और आप ये नहीं है कि पैसे मुंह पे मारे और इन्फेक्शन भाग जाए। इन्फेक्शन को क्या आप रोक नहीं सकते पैसों की मदद से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पैसों की मदद से नहीं खरीद सकते या फिर नहीं हटा सकते। इसलिए पैसों के अलावा और चीज़ें भी ज़रूरी होती है, जैसे कि आपकी हेल्थ। अब आपका अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो पब्लिक को दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ और उनका डेवलपमेंट भी हो पाए। तो इन्हीं फैसिलिटीज़ को पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज बेसिक फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर वेल बीइंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फूड। तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड करवाती है। अब लोगों को जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लोगों का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कई स्टेट्स में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ताकि लोगों को हेल्थ और न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब आपका अगला टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI। तो BMI एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बॉडी नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवरवेटेड है। यानी कि हम लिख सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया विच यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं।
हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, पर आपको जो वेट है वो केजी में लेना है और हाइट को मीटर में लेना है। दोस्तों कई लोग अपनी हाइट को फीट में निकालते हैं, जैसे कि 5 फीट 6 फीट, तो उसको आपको मीटर में लेना है और फिर आपको इस फॉर्मूले में डाल के अपना BMI निकालना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका वेट है 120 kg और उसकी हाइट है 2 मीटर। अब देखिए इसका BMI कैसे निकालेंगे। तो जो वेट है वो आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगी उसकी हाइट का स्क्वायर जो कि होता है 4। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। अब देखिए इस व्यक्ति का जो BMI आया वो है 30। सिमिलरली आप किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए जो BMI आया है वो अगर 18 से कम है, 18 से कम है, तो वो बंदा अंडर नरिश्ड है। अगर 25 से ऊपर है, अबव है, तो वह है ओवर वेटेड। और अगर 18 और 25 के बीच में है तो वो है नरिश्ड, यानी फिट है वो बंदा। अब इस हिसाब से देखिए तो जो ये व्यक्ति है इसका कितना है 30, यानी ये ओवर वेटेड है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है। तो आपको आ गया समझ में कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। आप कमेंट करके ही बता सकते हैं कि आपका BMI क्या है। अब दोस्तों एक संस्था है UNDP, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था जो वर्ल्ड बैंक था वो देशों को उसके इनकम के आधार पर बताता था कि वो देश डेवलप है या नहीं है। इसी प्रकार ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये भी कंट्री को आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन बस इनकम के आधार पर नहीं बल्कि एजुकेशन और हेल्थ के आधार पर भी कंपेयर करते हैं। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है जिससे देशों को रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। इसी से रिलेटेड आप इस डाटा को भी देख सकते हैं जिसमें अलग अलग देशों को कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। और लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग दी गई है, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर कौन सी कंट्री कौन से नंबर पर आती है वो दिया गया है। अब इस रिपोर्ट को देखिए तो जो इंडिया है वो 131 नंबर पर आती है, मतलब इंडिया ऑक्यूपाई 131 रैंक इन द वर्ल्ड ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए 2019 का है ये डाटा, लेकिन अगर आज के डेट में देखें तो इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। अब देखिए श्रीलंका की रैंकिंग इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है अब श्रीलंका तो आज के कगार पर उसकी इकोनॉमिक खत्म हो चुकी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अब उसकी डेवलपमेंट कम हो चुकी है। तो ये पुराना डाटा है, अगर आप लेटेस्ट उठा के देखें तो इंडिया अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अब आपका अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब दोस्तों जो लोग हैं वो डेवलपमेंट के चक्कर में इतना भाग रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि आगे चल के हमें इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लोग डेवलपमेंट के नाम पर वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हमें वाटर डिप्लेशन देखने को मिल रहा है, और तो और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, और तो और पेड़ काट रहे हैं, क्रूड ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा डेवलपमेंट किस काम का कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। कई रिपोर्टें तो ये भी कहती हैं कि आने वाले 50 सालों में हमारा जो जितना भी रिजर्व्ड ऑयल है वो सब खत्म हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, है ना। हमें मतलब अच्छे से यूज़ करना है कि एकदम से ख़त्म नहीं कर देना है, आने वाली जो जनरेशन है वो भी उस चीज़ का यूज़ कर सकें। तो दोस्तों यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।